नमस्कार छात्रों, आज हम मिलिंग मशीन चैप्टर में कॉलम एंड नी मशीन की डिटेल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन जो है जनरल शॉप वर्क के लिए काम में लेते हैं कॉमनली, और नी जो है वर्टिकली एडजस्टेबल होता है कॉलम पे, जिससे कि टेबल को जो है ऊपर नीचे वर्क की हाइट को एकोमोडेट करने के लिए मूव कर सकते हैं। कॉलम और नी टाइप मिलिंग मशीन को हम जो टेबल को पावर सप्लाई की जाती है और टेबल के डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट होते हैं, उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन मेन स्पिंडल का होता है, इन सब के आधार पे क्लासिफाई करते हैं, जो हमने इनके क्लासिफिकेशंस में पढ़ा था। आज हम कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन की डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। चित्र में कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन दिखाया गया है, जिसके पार्ट्स है, 1 नंबर बेस है, 2 नंबर एलिवेटिंग स्क्रू है, 3 नंबर नी, 4 नंबर नी एलिवेटिंग हैंडल जिससे कि नी को उठाया जाता है, 5 नंबर क्रॉस फीड हैंडल, टेबल को कॉलम की तरफ ले जाने के लिए जो हैंडल काम में लेते हैं वो क्रॉस फीड हैंडल कहलाता है। 6 नंबर सैडल होती है, 7 नंबर टेबल है, 8 नंबर फ्रंट ब्रेस, 9 नंबर आर्बर सपोर्ट, 10 नंबर पार्ट जो दिखाया गया है ये आर्बर है कहलाती है, 11 नंबर ओवरहैंग आर्म है, 12 नंबर कटर है, 13 नंबर कॉलम दिखाया गया है, 14 नंबर कोन पुली, और 15 नंबर जो है ये टेलीस्कोपिक फीड शाफ्ट कहलाती है, जो कि टेलीस्कोपिक इसलिए कहते हैं कि टेलीस्कोप की तरह से ये एडजस्टेबल होती है। तो ये पार्ट्स जो है कॉलम एंड नी मशीन के मुख्य मुख्य पार्ट्स हैं, जिनके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। सबसे पहले कॉलम एंड नी मशीन का बेस जो है ग्रे आयरन की कास्टिंग होती है, जिसको कि टॉप और बॉटम सरफेस को एक्यूरेटली मशीनिंग की जाती है, और ये जो दूसरे सारे पार्ट्स है उनके लिए फाउंडेशन मेंबर का काम करती है। सारे पार्ट्स इस पे रेस्ट करते हैं। इसके एक सिरे पे कॉलम होता है, और कुछ मशीन के अंदर बेस जो है होलो बनाया जाता है और कटिंग फ्लूइड के रिजर्वायर के लिए काम में आता है। दूसरा पार्ट जो है कॉलम, मुख्य पार्ट है वो है कॉलम मेन सपोर्टिंग फ्रेम होता है, जो कि बेस के ऊपर वर्टिकली माउंट रहता है। कॉलम बॉक्स शेप का होता है, इसके अंदर इसकी मजबूती के लिए रिब लगी हुई होती हैं, और सभी तरह के ड्राइविंग मैकेनिज्म जो स्पिंडल और टेबल फीड के लिए होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। कॉलम का जो सामने का वर्टिकल फेस है उसे हम एक्यूरेटली मशीन करते हैं, और इसमें डॉवटेल टाइप के गाइडवेज होते हैं जो कि नी को सपोर्ट करते हैं। कॉलम का टॉप जो है फिनिश किया हुआ होता है, और उसके ऊपर ओवरहैंग आर्म्स रहती है, जो कि बाहर मशीन के सामने की ओर एक्सटेंड की हुई
होती है। नेक्स्ट पार्ट आता है नी। नी जो है ग्रे आयरन, कास्ट आयरन की रिजिड बॉडी होती है और ये वर्टिकल जो कॉलम के फेस के ऊपर वर्टिकल की जो वेज होते हैं उनके ऊपर नीचे मूव करता है। इसको ऊपर नीचे करने के लिए नीचे की तरफ एलिवेटिंग स्क्रू लगा रहता है बेस के ऊपर, और ये नी को ऊपर नीचे करने के अलावा इसको सपोर्ट भी करता है। नी के अंदर टेबल के लिए जो फीड मैकेनिज्म होता है वो रहता है और डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स लगे हुए रहते हैं। नी के टॉप फेस पे स्लाइड वेज होते हैं जिसके ऊपर सैडल लगी हुई होती है और सैडल का काम है टेबल को क्रॉस ट्रेवल करने में मदद करना। उसके बाद में आती है टेबल, जिसके ऊपर की जॉब बांधते हैं। टेबल सैडल के ऊपर रेस्ट करती है और ये लॉन्गिट्यूडनली ट्रेवल करती है। टेबल का टॉप एक्यूरेटली फिनिश किया जाता है और इसमें टी स्लॉट्स बने हुए होते हैं जिनकी सहायता से हम जॉब को बांधते हैं। टेबल के नीचे की तरफ एक लीड स्क्रू जो सैडल पे नट लगा हुआ होता है उससे एंगेज रहता है, जिससे कि टेबल को हॉरिजेंटली हम हाथ या पावर से मूव कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो टेबल का होता है उसको लिमिटेड करने के लिए ट्रिप डॉग्स टेबल के साइड में लगाए हुए रहते हैं, जिससे कि एक लिमिट के अंदर टेबल ट्रेवल करे। टेबल को हम हॉरिजेंटली घुमा भी सकते हैं हॉरिजेंटल प्लेन के अंदर या वर्टिकल एक्सिस के अराउंड। इसके लिए टेबल जो है एक सर्कुलर बेस पे माउंट रहती है और वो सर्कुलर बेस सैडल पे माउंटेड होता है। सर्कुलर बेस में डिग्री के ग्रेजुएशंस बने हुए होते हैं जिससे वांछित घुमाव हम टेबल को दे पाते हैं। ओवरहैंग आर्म। ओवरहैंग आर्म कॉलम के टॉप पे माउंटेड रहती है और कॉलम फेस से आगे की तरफ एक्सटेंड होती है। ये एक जो आर्बर जिस पे कटर लगा होता है, आर्बर के दूसरे छोर को बीयरिंग सपोर्ट के काम में आती है। आर्म को हम एडजस्ट कर सकते हैं जिससे कि बीयरिंग सपोर्ट जो है कटर के नज़दीक से नज़दीक दिया जा सके। एक से अधिक बीयरिंग सपोर्ट भी आर्बर को प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अब आता है फ्रंट ब्रेस। फ्रंट ब्रेस नी और आर्बर और ओवरहैंग आर्म इन सब को एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए होता है। ये नी और आर्म के बीच में फिट रहता है। इसके द्वारा आर्बर और नी में रिजिडिटी बढ़ जाती है। फ्रंट ब्रेस के अंदर स्लॉट बने हुए होते हैं जिससे कि नी की हाइट का एडजस्टमेंट हो सकता है। जब नी ऊपर नीचे चलता है तो फ्रंट ब्रेस के स्लॉट्स में मूव कर सकता है और ओवर आर्म के रिलेशन में उसकी हाइट एडजस्ट होती है। स्पिंडल। स्पिंडल जो है मशीन के जो कॉलम होता है उसके अपर पार्ट में लोकेट रहता है और
बेल्ट, गियर या क्लच के द्वारा मोटर से पावर प्राप्त करता है और इस पावर को ये आर्बर को ट्रांसमिट करता है। स्पिंडल का जो फ्रंट एंड होता है वो कॉलम फेस से बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहता है और इसके अंदर टेपर होल भी बना हुआ होता है जिससे कि इसमें विभिन्न प्रकार के कटिंग टूल और आर्बर फिट किए जा सके। मिलिंग द्वारा जो मेटल मशीनिंग करते हैं उसकी एक्यूरेसी, स्ट्रेंथ और जो मशीनिंग की एक्यूरेसी है वो मुख्य तौर पे स्पिंडल की एक्यूरेसी, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी पे डिपेंड करती है। आर्बर मिलिंग मशीन का एक मुख्य भाग है जिसके ऊपर की कटर लगाया जाता है। आर्बर का आगे हम चित्र देखेंगे आगे की स्लाइड के अंदर। आर्बर जो है ये मशीन स्पिंडल का एक्सटेंशन कहा जा सकता है जिसके ऊपर की मिलिंग कटर को हम मजबूती से बांध सकते हैं और घुमा सकते हैं। आर्बर के अंदर टेपर शैंक होता है जिससे कि ये स्पिंडल के साथ प्रॉपर्ली अलाइन हो सके। इसकी वैल्यू 7:24 होती है। आर्बर का जो दूसरा सिरा होता है वो ओवरहैंग आर्म द्वारा सपोर्टेड रहता है और अगर आर्बर की लंबाई कम होती है और ये कैंटिलीवर टाइप रहता है यानी ओवरहैंग आर्म से सपोर्टेड नहीं होता है तो ये स्टब आर्बर कहलाता है। ISI के अनुसार जो स्टैंडर्ड मोस्ट टेम्पर शैंक के आर्बर अवेलेबल है 13 से 60 mm डायमीटर तक के और दूसरी तरह के आर्बर जो है 16 से 100 mm तक के डाय के हैं। स्टब आर्बर्स 13 से 16 mm डायमीटर में मिलते हैं। आर्बर्स जो है वो आर्बर के शैंक जो है स्पिंडल टेपर के अंदर ड्रा बोल्ट की मदद से लगा रहता है जो कि ड्रा बोल्ट है वो पोलो स्पिंडल के थ्रू आउट लेंथ में रहता है। ड्रा बोल्ट का जो थ्रेडेड एंड है वो आर्बर शैंक में टैप होल्ड के अंदर फास्टन किया जाता है और दूसरी साइड में लॉक नट जो है के द्वारा स्पिंडल के अगेंस्ट में टाइट किया जाता है। इस प्रकार से आर्बर स्पिंडल के अंदर मजबूती से फंसा रहता है। ये आगे हम चित्र से देख सकते हैं। देखिए इस चित्र के अंदर ये 1 नंबर ये ड्रा बोल्ट है जो थ्रू आउट द लेंथ लगा हुआ है स्पिंडल के अंदर की तरफ से। 2 नंबर ये लॉक नट है जिसके द्वारा हम इसको खींचते हैं आर्बर को अंदर की तरफ। 3 नंबर स्पिंडल है। 4 नंबर की ब्लॉक्स हैं जिनके द्वारा हम इस आर्बर को घूमने से रोकते हैं। 5 नंबर आर्बर है, इसका आधा पार्ट ऊपर दिखाया गया है और रिमेनिंग पार्ट या नीचे सेक्शन में बताया गया है। 5 नंबर इधर भी दिखाया गया है आर्बर का जो कि आर्बर असेंबली आगे तक है। 6 नंबर सेट स्क्रू से है जो कि की ब्लॉक को रोकते हैं और 7 नंबर स्पेसिंग कॉलर्स होते हैं जिससे कि कटर को हम आगे पीछे एडजस्ट कर पाते हैं। 8 नंबर कटर दिखाया गया है और 9 नंबर बियरिंग बुश है जो कि ओवरहैंग आर्म के अंदर लगता है। तो इस प्रकार से ये आर्बर असेंबली है और जो है ये ड्रा बोल्ट की सहायता से मजबूती से
स्पिंडल के अंदर लगा हुआ रहता है और की ब्लॉक्स के द्वारा इसका रोटेशन भी रोका हुआ रहता है। स्पिंडल के अंदर दो कीवे, जैसा हमने अभी चित्र में देखा, वो लगे हुए होते हैं और वो इसको फ्रिक्शन के अलावा पॉजिटिव ड्राइव के लिए हेल्पफुल रहते हैं। अगर हमें आर्बर को बाहर निकालना है तो लॉक नट को अनस्क्रू करके निकाल सकते हैं। और कटर की स्पेसिंग के लिए कॉलर्स लगे हुए रहते हैं, जिससे कटर को प्रॉपर पोजीशन में हम लगा सकते हैं। मिलिंग कटर और स्पेसर्स की सारी असेंबली जो है आर्बर के अंदर एक लंबी की के द्वारा फिक्स रहते हैं, यानी कटर आर्बर के साथ में घूमे इसके लिए एक लंबी की लगी हुई रहती है जो स्पेसर और कटर के बीच में अंदर से थ्रू आउट लगी हुई रहती है। जो आर्बर का एंड स्पेसर होता है वो थोड़ा सा बड़ा डायमीटर का होता है और ये बियरिंग बुश के लिए पर्पज को सोल्व करता है। पूरे के पूरे सेट को एंड के अंदर एक नट के द्वारा लॉक कर दिया जाता है। ये हमने चित्र के अंदर भी पूरी असेंबली देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने मिलिंग मशीन की कॉलम एंड नी टाइप, जो मिलिंग मशीन कॉमनली यूज की जाती है सब जगह, उसके बारे में जानकारी ली, उसके मुख्य भागों के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।